इनफॉर्मल वे। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एलसीआर सर्किट है बच्चों, और इन दिस एलसीआर सर्किट वैल्यूज आपको गिवन है, आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एल इज 50 हेनरी, आई थिंक एल की वैल्यू 50 हेनरी है, और नहीं सॉरी ये 50 नहीं है, 5 है, वो 5.0 को मैं 50 पड़ गया, सॉरी, दैट इज 5.0 हेनरी। और कैपेसिटेंस आपको दे रखा है दैट इज 80 माइक्रोफेरेड 80, और रेजिस्टेंस यू आर गिवन दैट इज 40 ओम 40 ओम। तो ये वैल्यूज आपको इसमें गिवन है, और कुछ पार्ट्स इस क्वेश्चन के हैं, 3 पार्ट्स हैं एक्चुअली। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव्स द रेजोनेंस इन द सर्किट। तो आपको वो सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और इसमें 230 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी भी है। मतलब इसका जो 230 वोल्ट हमेशा क्या होती है, आपको मैंने बताया था आरएमएस वैल्यू होती है ये। तो 230 वोल्ट का आरएमएस वैल्यू यहाँ पे लगाया गया है, और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स 230 वोल्ट है, ये आपको वैल्यू गिवन है सारी की सारी। ओके बच्चों, तो नाउ द पहला क्वेश्चन इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो बहुत सिंपल है, बस बशर्ते वो सिंपल जब ही है कि आपको एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते बच्चों। फिर प्रॉब्लम कहां पे होती है, प्रॉब्लम होती है कि बच्चे फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पाते हैं। यदि आपको फॉर्मूले रिकॉल है तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस चैप्टर में से ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और लेकिन वो फॉर्मूला बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वो बोल रहा है आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकलवा रहा है, वो क्या निकलवा रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकलवा रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/√LC। ये फॉर्मूला आपने बताया था, कुछ भी नहीं करना, केवल वैल्यू रखनी है 5। मैं बहुत इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्लास को, फिर मैं थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट न्यूमेरिकल भी अपन लेंगे। माइनस कितना होता है, माइक्रो है ना ये, तो माइक्रो तो क्या लिखूं मैं, 10⁻⁻6 कर दूं। तो एल और सी की वैल्यू रख दी, आर पे डिपेंड नहीं करता रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 रेडियन पर सेकंड। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तकरीबन 50 रेडियन पर सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में कुछ है ही नहीं, आप भी समझ गए होंगे, केवल फॉर्मूला लगाना है, इसमें कोई दम नहीं है इतना। सेकंड पार्ट है ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो कैलकुलेट द impedance of the circuit and amplitude of the current at resonance frequency। मतलब कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस, तो आपको मैंने एलसीआर रेजोनेंस बताया था कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यदि अपन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो इंपीडेंस होती है बच्चों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो इंपीडेंस जेड होती है वो आर के इक्वल हो जाती है, दैट इज 40 ओम। ठीक है, तो इसमें कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसने बोला है इंपीडेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे कितनी होगी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो इंपीडेंस होगी वो 40 ओम होगी, क्योंकि जेड इक्वल्स टू आर रह जाता है। क्योंकि हमारा इंपीडेंस का जो पूरा फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन रेजोनेंस कंडीशन में जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये टर्म 0 हो जाती है और z इक्वल्स टू आर रह जाता है। ठीक है, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट। अच्छा एक मिनट, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, करंट का एम्पलीट्यूड भी निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब सेकंड पार्ट, बी पार्ट में 2 चीजें निकालनी है, इंपीडेंस जो आर के बराबर हो गई, और एक को निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। बी पार्ट में एक चीज और रह गई हमारी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट IRMS, तो ये हो जाएगा VRMS अपॉन जेड। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में तो जेड आर रह गया, तो अपन जेड की जगह आर रख सकते हैं। VRMS हमको 230 दिया हुआ है अपॉन 40, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा 23/4। तो 23/4 आपकी एम्पियर में करंट आ जाएगी IRMS। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि रेजोनेंस कंडीशन में तीनों कंपोनेंट्स एल, सी और आर पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालो रेजोनेंस कंडीशन में।
तो रेजोनेंस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो मैंने बताया था एलसीआर सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होते हैं तीनों। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, तीनों में करंट क्या रहेगी, सेम। अब यहां पे आपका जो वोल्टेज है वो निकालना है अपन को। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, लेकिन इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस किसको बोला अपन ने, ओमेगा एल को बोला है। लेकिन इसने क्लियर बोला है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे निकालना है, तो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा आर आ जाएगा। तो नाउ यू कैन सी पार्ट में तीनों कंपोनेंट पे वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज अक्रॉस एल इन रेजोनेंस कंडीशन, तो रेजोनेंस कंडीशन पे एल के अक्रॉस वोल्टेज अपन निकाल देंगे, दैट इज वी एल, दैट इज ओमेगा आर एल, ये तो एक्सएल हो गया इनटू आई आर एम एस। देखो केवल फॉर्मूले काम कर रहे हैं, बस एक यहाँ पे डाउट आपका क्लियर कर रहा हूं मैं कि ये काम हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करना है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ही अपन निकाल रहे हैं। तो ओमेगा आर अपन ने भी 50 निकाला था, एल आपका 5 है, और आई आर एम एस हमारी 23/4। तो ये हमारे पास जो है किसका वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा आर एल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कैपेसिटर के अक्रॉस 1 अपॉन ओमेगा आर सी इंटू आई आर एम एस वी कैन राइट, तो 1 अपॉन 50 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आई आर एम एस 23/4। अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं बच्चों, आप यहाँ पे VC और VL की वैल्यू कैलकुलेट करके देखें, यहाँ पे ये दोनों आपको क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में हमने आपको बताया था इंडक्टर वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जल्दी से क्विक कैलकुलेशन करें, मेरे पास आंसर है इसका, तो मैं जल्दी कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए, ताकि हम और ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। आप देखिए इनका दोनों में जो वोल्टेज है वो 1437.4 के लगभग आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गई, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दोनों सेम आ गई। देखो रेजोनेंस कंडीशन में जो हम थ्योरेटिकली बात कर रहे थे वही बात हमें मैथमेटिकली भी यहाँ पे देख रहे हैं कि रेजोनेंस कंडीशन में इंडक्टर वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज एक दूसरे के इक्वल आ जाती है। तो नेट वोल्टेज क्या हो गई, दोनों कंपोनेंट का 0 हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि आपने वेक्टर डायग्राम याद रहा हो तो एलसीआर सर्किट में मैंने बताया था ना आपको कि ये वीआर होता है और VL उससे π/2 अहेड और VC π/2 बिलो, तो दोनों आपके कैंसिल हो गए रेजोनेंस कंडीशन में। और VR निकालना हो तो VR तो कोई दिक्कत ही नहीं, IRMS इंटू R, यानी 40 इंटू 23/4। तो 40 इंटू 23/4 आप सिंपल कर देंगे तो 10 to 30 वोल्ट ही आ जाएगा। मतलब सारी वोल्टेज कहाँ पे आ जाएगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगी। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली। बस थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में मैं आपको आइडिया और ज्यादा क्लियर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया आपके लिए, so that you can understand the resonance conditions in more better way in numerical। क्योंकि कई बार हम जब वैल्यूज रख के कोई चीज करते हैं तो और ज्यादा हमें वो बात, जैसे हमने अभी तो आपको थ्योरेटिकली बताया कि भाई देखो ये इंडक्टर वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज इक्वल हो जाती है, जेड आर रह जाता है, ये सारी बातें हमने न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके भी ये सारी बातें वेरीफाई कर दी। तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो कई बार थ्योरी को और ज्यादा क्लियर करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे ने भी नो नहीं बोला है। यदि किसी को नहीं आया तो वो पूछ सकता है, माइट अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में पूछ सकता है। दिवांशी चिदेश क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने चैट बॉक्स अब खोला है, आपके आंसर्स आ रहे थे उधर से, ठीक है, मेरे को पता नहीं था। सो स्टूडेंट्स ये है, ठीक है ना। अब आप देखिए बाकी इसमें, हाँ एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 लेके चलते हैं बच्चों। इसमें मैं कुछ बातें आपको बताने चाह रहा हूं जो हमने शायद आपको थ्योरी में हो सकता है वो एक फॉर्मूला हमने नहीं बताया, वो इस चैप्टर में आएगा, इस क्वेश्चन में आएगा, सॉरी। तो सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 और 14 एक ही पैटर्न के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 एक ही पैटर्न के हैं। बस क्वेश्चन नंबर 13 में आरएल सर्किट है, यानी इंडक्टर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 14 में आरसी यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दिया हुआ है। तो मैं एक करा देता हूं, फिर आप दूसरा वाला भी करना, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम कनेक्टेड टू द 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल और व्हाट इज द टाइम लैग, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। तो आपको इसमें ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है, हमें टाइम लैग निकालना है। क्या निकालना है? टाइम लैग। ये टाइम लैग का मतलब क्या होता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया है। ओके, तो सभी बच्चे देखेंगे एलसी सर्किट, आरएल सर्किट बना दिया है इसने, और ये हमारा एसी सोर्स हो गया। एल कितना दे रखा है? 0.5 हेनरी, और आर, सॉरी मैंने कैपेसिटर बना दिया, रेजिस्टेंस बनाना है मुझे, सॉरी। 100 ओम आपका आर हो गया, 100 ओम। और यहां पे आपको आरएमएस वोल्टेज क्या दिया हुआ है? वोल्टेज वी आरएमएस इज गिवन 240 वोल्ट, 240। तो 240 वोल्ट इज द वी आरएमएस यू आर गिवन, एंड फ्रीक्वेंसी इज एफ, that we can write 50 hertz, और we can also इसको आपको ओमेगा बना लेना होता है, क्योंकि मैंने बताया था ओमेगा इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है, तो न्यूमेरिकल में इसको ओमेगा बनाना पड़ेगा आपको। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50, ये 314 आ जाता है सीधा सीधा। 100 इंटू 3.14, 314 रेडियन पर सेकंड, यानी कि 50 हर्ट्ज का रेडियन पर सेकंड कन्वर्जन होगा 314 रेडियन पर सेकंड। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। अब ये बोलता है व्हाट इज द, दो ही पार्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट का मतलब बता दूं मैं, मैक्सिमम करंट का मतलब है पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या निकालना है आपको? करंट की क्या निकालनी है आपको? पीक वैल्यू निकालनी है। लेकिन आपको वोल्टेज की तो कौन सी वैल्यू दे रखी है? आरएमएस वैल्यू। तो हमको पता है वी आरएमएस इक्वल टू क्या होता है? वी नोट बाई √2 होता है, पता है ना सबको। तो यहां से हमारा वी नोट क्या हो जाएगा? वी आरएमएस इंटू √2। तो हमारी पीक वोल्टेज निकल जाएगी पहले तो 240 अंडर √2। ओके, दिस इज ओवर वी नोट। ये हमारा वोल्टेज का क्या आ गया? पीक वैल्यू आ गया। ओके, दिस इज ओवर पीक वोल्टेज 240 अंडर √2। आई होप इट इज क्लियर। अब हमें क्या निकालना है? करंट का पीक वैल्यू। तो आई नोट हो जाएगा वी नोट बाई जेड। तो वी नोट बाई जेड मतलब वी नोट बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आर सी, आर और एल है, सी का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मैंने बताया था एलसीआर सर्किट की जो इंपीडेंस का फॉर्मूला है, उसी में सी वाला टर्म आप गायब कर दो, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो आरएल सर्किट का इंपीडेंस बचेगा। बताया था ना, एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी आरएल और आरसी के ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब इसमें से जो हमारा जो मेन फॉर्मूला है, जो भी मैंने पहले बताया था, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, उस फॉर्मूले में जो ओमेगा सी वाला टर्म है 1/ओमेगा सी वाला, उसको आप हटा दो, क्योंकि इन दी सर्किट कैपेसिटर नहीं है, केवल आर और एल ही है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर ही है इस क्वेश्चन में। तो वी विल राइट ओनली ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी सी आपको ज्यादा करनी पड़े। यहाँ पे एसी वाले कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। रेजिस्टेंस 100 है, 100 स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, तो ओमेगा हमारा 314 है और एल हमारा 0.5 है, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? करंट की पीक वैल्यू आ जाएगी 240 अंडर रूट 2 अपॉन 100, अंडर रूट में 100 स्क्वायर प्लस 314 इंटू 0.5, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो तकरीबन आपका आंसर क्या आएगा बताइए? 1.82। मैंने सोल्व किया हुआ ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेव सोल्व कर रखे हैं क्वेश्चंस, तो आप भी सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, डोंट वेरी। क्योंकि मैं यदि आपकी यहाँ पे सोल्व करने बैठ गया तो मेरा एक क्वेश्चन ही हो पाएगा पूरी क्लास में, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ, इसीलिए मैंने इसको ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। ये लगभग 1.82 वोल्ट आएगा, आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सॉरी 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 1.82 एम्पियर, नॉट वोल्ट। करंट निकाल रहे हैं भैया, वोल्टेज थोड़ी निकाल रहे हैं। कितना आया वर्षा का? 1.07 आया। नहीं भाई, 1.82 आ रहा था मेरा तो। चेक करो, चेक करो।
यस, सोमिल जैन का 1.82, चिदेश का एम्पियर लिख रहा है। चिदेश कितना एम्पियर बोलो तो सही, केवल एम्पियर लिख के छोड़ दिया चिदेश ने। अच्छा, पहले मैंने वोल्ट लिखा तो हो सकता है तुम ये बता रहे हो कि एम्पियर लिखना था मुझे। ओके, 1.82 ला तो रहे कई बच्चे, वर्षा क्यों नहीं ला पा रही है पता नहीं। 1.07 देखो, ये प्रज्ञा का 1.82 आया, सौमिल का 1.82 आया, हितेंद्र का भी आया। वर्षा यू चेक योर आंसर, 1.82 ही आएगा बेटा, ठीक है। तो ये 1.82 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें ये वाली कंसेप्ट तो हो गई। अब हम इसमें सेकंड पार्ट की बात करते हैं, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि आरएल सर्किट के अंदर क्या होता है, फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, हो जाता है नहीं हो जाता फेज डिफरेंस। और उस फेज डिफरेंस के कारण क्या रहेगा, एक टाइम डिफरेंस भी रहेगा। मतलब सबसे पहले क्या पूछना चाह रहा है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बोलता है कि जैसे वोल्टेज मैक्सिमम, तो जब एलसीआर सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट आपकी कुछ कम होगी, ठीक है ना। और करंट मैक्सिमम होगी तो वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम, मतलब करंट जब मैक्सिमम थी और वोल्टेज जब मैक्सिमम थी, तो उसके बीच में जो टाइम गैप है वो कैसे निकलेगा। तो ये बात हमको निकालनी है। मतलब हमें एक तरह से क्या निकालना है, टाइम इंटरवल निकालना है। मतलब आप यू मान लो, जैसे अपन एक तो फेज डिफरेंस निकालते हैं ना, तो उसी तरह से टाइम डिफरेंस निकालना है आपको। तो सबसे पहले आरएल सर्किट का फेज डिफरेंस कितना होता है, देखो फेज डिफरेंस इन आरएल सर्किट। तो आरएल सर्किट का फेज डिफरेंस हमने बताया था tan phi इक्वल्स टू ओमेगा एल अपॉन आर। ये यहां से फाई आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा फाई, ठीक है। अच्छा, एक बात अपन जानते हैं कि जैसे हमने एसी का ग्राफ बनाया था, ये यहां बना देता हूं, आई थिंक इट इज विजिबल, यस। तो ये एसी का ग्राफ बनाते हैं। अब यहां से टी इक्वल टू 0 मान ले, तो यहां तक आते आते टी टाइम कितना हो जाता है, कैपिटल टी हो जाता है। यहां तक आते आते क्या हो जाता है, टाइम कैपिटल टी हो जाता है, हो जाता है नहीं हो जाता है कैपिटल टी। तो यहां से टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें तो यहां तक आते आते हमारा जो टाइम है वो कैपिटल टी हो जाता है। तो इसका, और यहां तक आते आते यदि एंगल 0 बन रहा है तो यहां तक आते तो 2 पाई बन जाता है, बताया था नहीं। यानी यदि टाइम इंटरवल कैपिटल टी है तो फेज डिफरेंस कितना है, पाई, सॉरी 2 पाई। ये बात समझ में आती है सबको। अरे भाई, हम 0 से टाइम लेके चल रहे हैं और जब टाइम पीरियड के बराबर टाइम हो जाता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाता है, नहीं हो जाता है। मतलब यदि मान लो यहां वोल्टेज है और यहां करंट है, तो बीच में, उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई होगा, नहीं होगा। तो यूनिटरी मेथड से अपन क्या लिख सकते हैं कि, तो इफ, हाँ बोलो वर्षा, यू वांट टू से समथिंग, यू हैव रेज्ड हैंड। हाथ उठाने का मतलब है कि यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क। इफ फेज डिफरेंस इज 2 पाई, तो टाइम डिफरेंस अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी लिख सकते हैं। टाइम डिफरेंस कैपिटल टी लिख सकते हैं, मतलब टाइम पीरियड। तो यदि मान लो फेज डिफरेंस यदि 1 है तो ये कितना हो जाएगा, टाइम डिफरेंस टी अपॉन 2 पाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यूनिटरी मेथड। अरे फेज डिफरेंस 2 पाई है तो टाइम डिफरेंस कैपिटल टी। इफ फेज डिफरेंस इज 1 तो दैट इज टी बाई 2 पाई। और इफ फेज डिफरेंस इज 5, यदि मान लो फेज डिफरेंस 5 है तो टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, दैट इज टाइम डिफरेंस विल बी डेल्टा टी, अपन मान लेते हैं ये हो जाएगा टी अपॉन 2 पाई इंटू 5। यूनिटरी मेथड से कर रहा हूं एकदम, छठी सातवीं 7th 8th क्लास में यूनिटरी मेथड सीखते हैं ना। जब फेज डिफरेंस 2 पाई था तो वो टी था, जब 1 हो गया तो टी बाई 2 पाई, और जब 5 हो गया तो इंटू 5। ये तो करते हैं अपन। और हम जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 बाई 2 पाई बाई टी। तो टी बाई 2, टी अपॉन 2 पाई 1 बाई ओमेगा बन गया। तो हमारा एक तरह से एक अच्छा सा फॉर्मूला आ गया, 5 अपॉन ओमेगा। ये लो, इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, टाइम लैग निकाल सकते हैं। ये टाइम लैग का फॉर्मूला आ गया, 5 अपॉन ओमेगा। ओमेगा कितना दिया हुआ है पहले से ही, 314 रेडियन पर सेकेंड। और 5 यहां से निकलेगा ओमेगा एल बाई आर से, यहां से 5 निकलेगा tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, ठीक है।
चाहे तो मैं आपको शो कर देता हूं यहाँ पे t अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू वी कैन राइट 1 अपॉन ओमेगा। ओके, तो और फाई निकालने का तरीका पहले हम बता चुके थे। आरएल सर्किट में हमने 1 अपॉन ओमेगा सी वाला जो हमारा मेन फॉर्मूला था एलसीआर सर्किट है फेज डिफरेंस का, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी अपॉन आर, उसमें से मैंने 1 बाई ओमेगा सी वाली टर्म को हटा दिया तो मेरे को मिला ओमेगा एल अपॉन आर। तो थीटा इक्वल्स टू आई विल गेट tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है बच्चों, दिस इज सॉरी फाई लिख लेते हैं, फाई मान रहे हैं अपन यहाँ पे, फाई मान लेते हैं। तो ये फाई आप यहां से निकालेंगे, ओमेगा एल और आर दे रखा है और फिर ओमेगा को तब जाके ये डेल्टा टी आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक टाइम लैग का फॉर्मूला है और इसी के ऊपर आपका एक और क्वेश्चन है 7.15 ये 7.15 में हूबहू यही करना है, बस उसमें इंडक्टर की जगह कैपेसिटर दे दिया है, मतलब उसमें आरसी सर्किट बना दिया है और सेम निकालना है वही एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और टाइम लैग बिटवीन वही सेम। तो उसमें भी क्या हो जाएगा फाई अपन ओमेगा ही होगा, लेकिन फाई कैसे निकलेगा उसमें tan इनवर्स 1 बाई ओमेगा सी आर, क्योंकि वहां पे इंडक्टर की जगह क्या हो गया कैपेसिटर हो गया है। तो इसीलिए आपका 13 के साथ 15 क्वेश्चन भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला बेस्ड है, आप लोग करिए। और मैं एक्चुअली कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही ले पा रहा हूं ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ टाइम। ठीक है, बाकी देखो प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बाकी ये। अब एक 25th क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 दैट वी सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाउन वाला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का। मैं इस क्वेश्चन को हमेशा कराता हूं और आई लाइक दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन से ट्रांसफार्मर की पूरी कहानी दिमाग में क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 इज वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ एडिशनल एक्सरसाइज आ जाती है, यहां तक एडिशनल एक्सरसाइज बन गई है। एडिशनल एक्सरसाइज में 25th क्वेश्चन एक ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है, टाउन वाला क्वेश्चन है। इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यदि आप समझ में आ जाता है और आप इसको कर लेते हैं तो एक ट्रांसफार्मर कैसे प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में एनर्जी ट्रांसमिशन करता है ये बात आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये बोलता है स्मॉल टाउन है विद द डिमांड ऑफ 800 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर, मतलब भाई एक टाउन है रावतभाटा जैसा मान लो, उसकी सप्लाई डिमांड कितनी है 800 किलोवाट, मतलब उस टाउन को 800 किलोवाट की पावर चाहिए, डिमांड मतलब उसको चाहिए। ओके, at 220 volt is situated 15 kilometer away from the electric power plant generating the power at 440 volt, मतलब एक पावर प्लांट है जो 440 वोल्ट पर काम कर रहा है, उससे 15 किलोमीटर, जैसे हमारा प्लांट है उससे हम 15 किलोमीटर पे हैं मान लीजिए। द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन कैरिंग द पावर इज 0.5 ओम पर मीटर किलोमीटर सॉरी। The town gets the power from the line through 4200 volt step down transformer at the substation. अब ये पूछता है कि estimate the line power loss in the form of heat. How much power must the plant supply assuming there is negligible power loss due to leakage? और ये पूछ रहा है characterize the step up transformer at the plant. क्या हुआ, सिर घूम गया? हमें समझ में नहीं आया क्या बोल दिए सर है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते भी हैं करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो पहले तो मैंने एक पावर प्लांट अज्यूम कर लेते हैं कि एक पावर प्लांट है साहब। ठीक है, और ये पावर प्लांट क्या कर रहा है 440 वोल्ट पे काम कर रहा है, 440 वोल्ट पे ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहा है। मतलब आप ही मान के चलिए कि ये पावर प्लांट जब इलेक्ट्रिक वोल्टेज सप्लाई करता है तो कितने वोल्ट पे करता है 440 वोल्ट पे। अब यहां पे क्या करना है, एक टाउन है यहां से 15 किलोमीटर दूरी पर डिस्टेंस पर एक टाउन है साहब। ये आपका क्या हो गया, एक टाउन हो गया। टाउन में लोग अपन दिखा देते हैं, एक छोटा सा आदमी दिखा देते हैं, ये टाउन है।
और टाउन की रिक्वायरमेंट क्या है? टाउन की रिक्वायरमेंट है 800 किलोवाट। किलोवाट मतलब 10 की पावर 3 वाट। 800 किलोवाट। 800 किलोवाट मतलब 800 इंटू 10 की पावर 3 वाट। ठीक है। और यहां पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। यहां पर एक क्या लगाना पड़ेगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरह से बना देते हैं अपन। तो स्टेप अप, सॉरी स्टेप अप है तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा दिखाने पड़ेंगे मुझे। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया और यहां से ये लाइन है, 2 वायर लाइन है, और इस 2 वायर लाइन का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम पर किलोमीटर। और यहां पर फिर क्या लगा रखा है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब ये इस तरह का, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा, सेकेंडरी में कम। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रखा है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे ये एनर्जी कैसे लेता है? 4002, मतलब इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आती है वो 4000 वोल्ट आती है इसके इनपुट पे, और इसके आउटपुट पे 220 वोल्ट की आउटपुट आती है। मतलब यहाँ पे टाउन को क्या मिल रहा है? 220 वोल्ट पे वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन आ कितने पे रहा है? जो टाउन पे स्टेप, भाई देखो टाउन पे आने से पहले वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे जो इनपुट आ रहा है वो 4000 वोल्ट आ रहा है। मतलब ये 4000 वोल्ट यहीं से स्टेप अप होके आ रहा है। अरे यहीं से स्टेप अप होकर ये स्टेप अप यानी ये वोल्टेज को हाई कर देगा ना, तो ये 440 को 4000 वोल्ट में कन्वर्ट करके भेजेगा, और 4000 वोल्ट यहाँ पे आएगा और 4000 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन है। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये बोल रहा है कि भैया जब ये ट्रांसफार्मर, इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो प्लांट पे लगा हुआ है और टाउन पे क्या लगा हुआ है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहां से लेके वहां तक जो लाइन जा रही है ये 2 वायर लाइन है। तो इस लाइन में कुछ हीट भी तो डिसिपेट होगी ना। तो कितनी हीट डिसिपेट होगी? कितनी हीट यहाँ पे आपकी डिसिपेट होगी? एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब आपको यहाँ पे हीट लॉस निकालना है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो सबसे पहले कैसे करेंगे सोचिए। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, लाइन का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? देखो 2 पावर लाइन है और 0.5 ओम पर किलोमीटर है, और टोटल डिस्टेंस टाउन और प्लांट की 15 किलोमीटर है। तो एक लाइन का रेजिस्टेंस हो गया 0.5 इंटू 15, और 0.5 इंटू 15, लेकिन 2 वायर लाइन है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये देखो 2, पहले तो 0.5 ओम पर किलोमीटर इंटू 15, ये तो एक लाइन का हो गया, इंटू 2 लाइन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग कितना आएगा? 7.5 इंटू 2 15 ओम। तो 15 ओम हमारा ये जो 2 पावर लाइन 2 लाइन है 2 वायर लाइन है इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब यहां पे अपन को क्या निकालना है? हीट लॉस। हीट लॉस का कंसेप्ट होता है या तो V²R या I²R। तो अपन को क्या निकालनी पड़ेगी? करंट निकालनी पड़ेगी, करंट। अब करंट कैसे निकालेंगे? देखो इस टाउन को कितना पावर जा रहा है? इस टाउन को पावर जा रहा है 800 इंटू 10 की पावर 3, और इस लाइन में से कितना वोल्टेज जा रहा है? लाइन में से जा रहा है 4000 वोल्ट। भाई ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो 4220 का, यानी इस पर 4000 वोल्ट वोल्टेज आती है। तो इस लाइन में से कितनी वोल्टेज आ रही है? इस लाइन में से वोल्टेज आ रही है 4000 वोल्ट, और कितनी पावर पे जा रही है? कितनी पावर डेवलप हो रही है? 8 इंटू 10 की पावर 3, टाउन की रिक्वायरमेंट के बराबर। तो करंट लाइन वोल्ट करंट इन लाइन आ जाएगा, करंट इन लाइन आ जाएगा I इक्वस टू, देखो P इक्वस टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। तो I इक्वस टू हो जाएगा P अपॉन V। P यानी 800 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन ये हो जाएगा 4000। इसको सोल्व करो, कितना आएगा? कितना करंट आएगा? 200 एम्पियर आ जाएगा क्या? तो 200 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। और 200 एम्पियर करंट आ जाएगा तो हीट लॉस कितना आ जाएगा? अब हीट लॉस इन लाइन, तो जो पावर लाइन है, जो ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसमें हीट लॉस आ जाएगा I²R से निकाल लो अब पर सेकंड। ये पर सेकंड आएगा,
200 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 15, तो कितना हो गया ये 6, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 और 6 और 00, 6000 वाट। 6000 वाट आपका क्या आना चाहिए, 6000, एक जीरो और लगानी पड़ेगी, एक बार वो ये एक बार ये 2 जीरो और आएगी, तो ये आ जाएगा 6000 इन 600 इंटू 000, यानी ये बन जाएगा 600 किलोवाट। क्या बन जाएगा ये 600, देखो ये 00 और ये 30 भाई, 15 4 जा 60, 1 2 3 4, सही है, 600 किलोवाट आएगा। आई थिंक इट इज राइट, यस वर्षा यू आर राइट, दिवांशी चिदेश 600 किलोवाट आ गया, ठीक है बच्चों। यानी इतना रेजिस्टेंस आपका इसमें, इतना हीट लॉस हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया क्या, पहले तो ये बताओ समझ में आया नहीं आया क्या। यानी कि जब स्टेप यहाँ के स्टेप अप से यहाँ के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तक वोल्टेज आ रहा है तो कितना हीट लॉस हो रहा है, 600 किलोवाट। कैसे निकाला, पहले मैंने करंट निकाली। करंट कैसे निकाली भाई, स्टेप यहां से लेकर यहां तक कितनी वोल्टेज आ रही होगी 4000 वोल्ट, और 800 वाट उसकी टोटल पावर सप्लाई है, तो इनपुट पावर तो यहां से हमने करंट निकाली P/V से, ठीक है ना। सेकंड पार्ट है, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई अज्यूमिंग दैट देयर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज। मतलब ये बोल रहा है कि लीकेज का आप मत मानिए पावर लॉस, आप लीकेज को भूल जाइए एक बार। तो प्लांट को कितना पावर सप्लाई करना है, अब देखो प्लांट का सप्लाई कितना है, प्लांट को तो 800 किलोवाट चाहिए, प्लांट को 800 किलोवाट चाहिए। अब आप सोचिए कि जब यहां से लेकर यहां तक पावर आता है तो 600 किलोवाट का क्या हो जाता है, हीट लॉस हो जाता है। तो यदि आप सोचो कि यदि ये प्लांट यहां से 800 किलोवाट देगा तो 800 किलोवाट देगा तो यहां से 600 किलोवाट का लॉस हो जाएगा, तो यहां तक जाते हैं तो वो ऑलरेडी कितना ही रह जाएगा, 200 किलोवाट ही रह जाएगा। लेकिन चाहिए कितना 800, तो इसका मतलब प्लांट को ऑलरेडी 800 प्लस ये 600 भी यहां से देना पड़ेगा प्लांट को। समझ में आ रही मेरी बात। तो 800 प्लस 600 1400 किलोवाट वाट, 1400 किलोवाट यहां से प्लांट देगा, उसमें से 600 किलोवाट का हीट लॉस हो जाएगा, ये मैंने निकाल दिया। तो टाउन को कितना मिल जाएगा, जो उसको चाहिए 800 किलोवाट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो प्लांट मस्ट सप्लाई हाउ मच पावर, प्लांट मस्ट सप्लाई 1400। समझ में आया 1400 का लॉजिक क्या है, अरे भाई 1400 का लॉजिक 800 तो प्लांट को चाहिए और 600 हीट लॉस वाला वो भी तो प्लांट सप्लाई करेगा, उसी में से निकलेगा ना, 1400 में से तो 600 वाट निकलेगा। यहीं से यदि 800 जाएगा तो 600 लॉस के यहाँ तो 200 ही रह जाएगा, तो उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। यस, तो सेकंड पार्ट क्लियर हो गया सबको, आई थिंक सेकंड पार्ट क्लियर हो गया क्या सबको। सेकंड पार्ट, प्लांट मस्ट सप्लाई हाउ मच पावर, तो प्लांट मस्ट सप्लाई द पावर इक्वल्स टू 800 किलोवाट प्लस 600 किलोवाट, that is 1400 किलोवाट। तो 1400 किलोवाट पावर जो है वो प्लांट को जो है वो भेजनी पड़ेगी। अब ये बोल रहा है कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट। तो इस प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, मतलब उसका आउटपुट और इनपुट वोल्टेज बताइए। देखो इसका इनपुट वोल्टेज तो क्या हो गया 440 वोल्ट हो गया, ये तो क्लियर दिख रहा है क्योंकि प्लांट खुद 440 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो उस पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगेगा वो खुद भी 440 वोल्ट की इनपुट जाएगा। तो इसका सी पार्ट में इनपुट वोल्टेज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज हो गया 440 वोल्ट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लेकिन ये बताइए कि यहां पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेगा उसका आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए।
यहाँ पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसका आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो 400 वोल्ट 4000 वोल्ट है। देखो जब आपकी वोल्टेज इस लाइन में से जाएगी तो लाइन के ऊपर भी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसका आउटपुट 4000 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी 4000, यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसका आउटपुट और इसका इनपुट तो एक ही बात हो गई, तो यदि इसका इनपुट यहाँ का जो स्टेप डाउन है उसका इनपुट 4000 है और यहाँ का आउटपुट 4000 वाट आप मान के चलेंगे, तो उस 4000 में कुछ वोल्टेज लाइन भी तो ले लेगी, कुछ वोल्टेज लाइन भी तो ले लेगी, मतलब कुछ वोल्टेज इस लाइन के अक्रॉस भी तो ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 4000 मिलेगा ही नहीं। तो पहले आप क्या करो, ये जो पावर लाइन है, ये जो टू रेजिस्टेंस की लाइन है, टू लाइन वायर की लाइन है, ये कितना वोल्टेज लेगी, उस वोल्टेज को 4000 में जोड़ो, वो प्लांट का क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। जैसे पावर में किया था वैसे ही कर रहे, जैसे अपने पावर में क्या किया था, 800 किलोवाट प्लस हीट लॉस को जोड़ दिया, दैट पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई। उसी तरह से यहां करना है कि यहाँ पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लग रहा है उसका जो आउटपुट वोल्टेज है, दैट आउटपुट वोल्टेज शुड बी इनपुट वोल्टेज ऑफ दिस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्लस some voltage will be drawn by the line also। तो सबसे पहले लाइन वोल्टेज निकाल लीजिए यहाँ पे, तो लाइन वोल्टेज आ जाएगी V इक्वल्स टू आई आर, आई कितना था 200 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना था इसका 1500, यानी 3000 वोल्ट आपका क्या हो गया, लाइन वोल्टेज हो गया। तो आउटपुट ऑफ स्टेप अप कितना हो गया, आउटपुट ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट प्लांट। तो प्लांट पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लग रहा है उसका आउटपुट हो जाएगा 3000 प्लस 4000 प्लस 7 इक्वल टू 7000 वोल्ट। यानी यहाँ पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लग रहा है वो 440 वोल्ट को 7000 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। वो 7000 वोल्ट इस लाइन में से जाएगा, उसमें से 3000 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस लाइन के अक्रॉस और 4000 यहां मिल जाएगा। वो 4000 इसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब बताइए समझ में आएगी नहीं आई बात। तो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूं इस क्वेश्चन को, और हमेशा कराता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो पूरा ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और प्लांट और स्टेशन के बीच में ट्रांसफार्मर कैसे काम करते हैं, कैसे उनमें से पावर जाती है, सारा डाउट सारा माइंड आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है इस क्वेश्चन से। और इसका इसी के ऊपर इसका नेक्स्ट भी है 26, जो भी मैं नहीं करा पाऊंगा ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि घड़ी हमको इशारा कर रही है कि हमारी क्लास हम खत्म करें। जल्दी से मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं क्योंकि आज मैं रजिस्टर नहीं लाया था। तो आपकी अटेंडेंस सभी बच्चे आई थिंक ज्वाइंट हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक इसका एक शॉट ले रहा हूं ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा इसी के आधार पे। ठीक है बच्चों, तो ऑल शुड बी ज्वाइनिंग। अब जिसका नाम यहाँ पे नहीं आया उसकी एब्सेंट लग गई भैया। हार्दिक हाड़ा, यस एक और ले लेते हैं। यस सो ये मैंने आपके जो नाम आ रहे थे उसका ले लिया, वही आपके अटेंडेंस है, वो मैं मार्क कर दूंगा। तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। और बाकी फिर देखिए, बाकी तो फिर आपको जो है प्रैक्टिस करिए इस चैप्टर के, और हम टाइम टू टाइम कराते रहेंगे क्वेश्चंस। पहले हम चैप्टर्स करा दे बचे हुए, उसके बाद हमें टाइम मिलेगा तो हम न्यूमेरिकल कराते रहेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। ओके ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल आप इसको सोल्व कीजिए। हम एक शीट भी प्रिपेयर करते हैं, एसी की शीट भी भेजेंगे, एक दो दिन में भेजते हैं। एक शीट भेजे हुए बहुत दिन हो गए ना, तो एक शीट भेजते हैं अपन एसी चैप्टर की, जिसको आप लोग असाइनमेंट करना, गूगल क्लासरूम में भेजेंगे। और बाकी जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा दिवाली का, वो होमवर्क मिड टर्म वेकेशन होमवर्क अपलोड करें।